Hello, students. I am again back with part 4 of chapter number 10 India, Climate, Natural Vegetation, Forest, and Wildlife. Students, I hope you all have seen part 1, part 2, and part 3 of this chapter. If not, do watch it. Dear students, we have completed till here in part 3. We'll start part 4 with importance of forest and wildlife. इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे भाई फॉरेस्ट क्यों इम्पोर्टेंट है, वाइल्ड लाइफ क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो बच्चा, अगर हम इंडिया के एरिया में से उस एरिया की बात करें जिसको फॉरेस्ट ने कवर कर रखा है, तो वो सिर्फ कितना है 21.34%। ठीक है, अकॉर्डिंग टू 2015 डेटा। 2015 में जब हमने डेटा कलेक्ट किया था, उस डेटा के अकॉर्डिंग हमारे जो इंडिया है उसके सिर्फ 21.34 पार्ट पर ही क्या है, फॉरेस्ट है, जबकि आइडियली ये होना कितना चाहिए 33%। ठीक है, तो हम थोड़ा सा पीछे हैं। और बेटा ये डेटा किसने दिया था हमें? इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015। उसके अकॉर्डिंग इंडिया का वो एरिया जो फॉरेस्ट से कवर है वो सिर्फ इतना ही है। जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है इंडिया की, वो कहती है एटलीस्ट 1/3 या 33% तो लैंड एरिया फॉरेस्ट कवर के अंदर होना ही चाहिए। हमारी जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है, इंडिया ने अपनी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी बना रखी है, उसके अकॉर्डिंग क्या कहा गया है कि आप अपनी कंट्री के एरिया का 1/3 या 33% तो कम से कम फॉरेस्ट कवर रखें। पर ऐसा तो है ही नहीं, हम तो पीछे चल रहे हैं, है ना। तो हम अपने गोल से कितना पीछे हैं? 10% लगभग पीछे हैं। ये डेटा बताता है कि भाई कितनी तेजी से हमारा जो फॉरेस्ट कवर है वो रिड्यूस होता जा रहा है। ठीक है, अब फॉरेस्ट कवर जितना होना चाहिए उतना तो ऑलरेडी हमारे पास है नहीं, कम है, और वो कम भी रिड्यूस होता जा रहा है। तो यहाँ पर नीड है कि हम हमारे फॉरेस्ट को कंजर्व करें, हमारे फॉरेस्ट को, हमारी वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करें। देखो, फॉरेस्ट नहीं होगा तो वाइल्ड लाइफ हो ही नहीं सकती, है ना। अब मैं अगर बात करूं कि भाई क्यों फॉरेस्ट बचाना ज़रूरी है, तो फॉरेस्ट सिर्फ फूड और शेल्टर ही एनिमल्स को प्रोवाइड नहीं करता कि भैया बहुत सारे एनिमल्स जंगलों में रहते हैं, उनका फूड जंगलों से मिलता है, उनका घर जंगलों में होता है। बेटा, हम खुद ह्यूमन बीइंग को भी फॉरेस्ट जॉब्स प्रोवाइड करता है, लाइवलीहुड प्रोवाइड करता है। लगभग 10 लाख लोग भारत में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किससे जुड़े हुए हैं? फॉरेस्ट से जुड़े हुए हैं। अगर फॉरेस्ट नहीं होगा तो लगभग 10 लाख से ज़्यादा लोगों का काम छिन जाएगा। All of us derive some direct and indirect uses of forest. हम हो, एनिमल हो, कोई भी हो, जो भी अर्थ के ऊपर लाइफ स्पेंड कर रहा है, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉरेस्ट से कुछ ना कुछ डिराइव कर ही रहा है। सबके लिए फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट है। पहले हम लोग पढ़ेंगे बेटा डायरेक्ट यूजेस को, है ना। तो डायरेक्ट यूजेस तो बच्चा ऑलमोस्ट आपको पता ही होंगे कि भाई हमें टिम्बर मिलता है, टिम्बर से हम फर्नीचर, टॉयज, रेलवे स्लीपर्स, बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। पर बेटा आजकल रेलवे स्लीपर्स टिम्बर से नहीं बन रहे हैं, सीमेंट से बनाए जा रहे हैं। ठीक है, आप टिम्बर को कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ फर्नीचर बनता है, टॉयज बनते हैं, पहले रेलवे स्लीपर्स भी बना करते थे, स्पोर्ट्स गुड बनते हैं, बैट आपने देखा ही होगा, स्टम्प्स, है ना। वुड कार्विंग के लिए टिम्बर का यूज़ होता है। सॉफ्ट वुड, बैम्बू, ग्रास, इनका यूज़ पल्प के लिए होता है, जिससे पेपर और प्लाईवुड बनता है। तो हार्डवुड होगा तो उसको कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में यूज़ कर लेंगे। सॉफ्ट वुड होगा जैसे बम्बू, ग्रास, उनका पल्प बना के पेपर या प्लाईवुड बना सकते हैं हम। फॉरेस्ट हमें फ्रूट्स देते हैं, फ्लावर्स देते हैं, मेडिसिनल हर्ब्स देते हैं। कुछ ऐसे हर्ब देते हैं जिनके मेडिसिनल दवाइयों के रूप में उनका यूज़ होता है। ठीक है, प्लांट्स भी ऐसे होते हैं। वी वैक्स आजकल पूरी ब्यूटी इंडस्ट्री यूज़ कर रही है। ठीक है, वो जो आजकल हम लोग देखते हैं ना कि वाटर प्रूफ मेकअप, वाटर प्रूफ लिपस्टिक, उसमें वी वैक्स का यूज़ होता है। हनी मल्टीपर्पज़ यूसेस हैं। टारपेंटाइन ऑयल, लाख, रेसिन, रेसिन बोले तो गम, लाख जिनसे चूड़ियाँ बनाई जाती है, ऑयल, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमको मिलते हैं फॉरेस्ट से। फॉरेस्ट फॉडर भी प्रोवाइड करता है कैटल्स के लिए। कैटल मतलब होता है जानवर, गाय, बैल, भैंस, बकरी, ये सारे जानवर हैं। और फॉडर का मतलब होता है चारा। चारा मतलब पता है ना, घास। फॉरेस्ट शेल्टर है, नेचुरल हैबिटेट है वाइल्ड लाइफ का। लायन, टाइगर,
ये सब कहाँ रहते हैं बच्चा, डियर कहाँ रहते हैं, ये लोग फॉरेस्ट में रहते हैं। तो नेचुरल हैबिटेट है वाइल्ड लाइफ के लिए क्या, फॉरेस्ट। फॉरेस्ट, आप में से भी बेटा बहुत सारे लोग फॉरेस्ट घूमने के लिए गए होंगे। तो जो फॉरेस्ट है वो मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन भी होता है। बहुत सारे लोग सफारी के लिए फॉरेस्ट में जाते हैं, भले वो नेशनल पार्क में जाएं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में जाएं, पर घूमने के लिए हम लोग जाते हैं। तो फॉरेस्ट क्या है, टूरिस्ट अट्रैक्शन सेंटर भी है। अब हम इनडायरेक्ट यूजेस की बात करेंगे, जो हमें डायरेक्टली दिखते तो नहीं है पर उनका एक मेजर रोल होता है। जैसे किसी भी प्लेस के टेम्परेचर को मॉडरेट बनाने की बात हो, तो फॉरेस्ट का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है उसमें। ठीक है, फॉरेस्ट मॉडरेट कर सकते हैं किसी भी टेम्परेचर को, किसी भी प्लेस के टेम्परेचर को। ठीक है, क्या करते हैं फॉरेस्ट, टेम्परेचर मॉडरेटर का काम करते हैं। फिर फॉरेस्ट हमारी ज़मीनों को बचाते हैं सॉइल इरोजन से, रिड्यूस करते हैं फ्लो ऑफ फ्लड वाटर। बाढ़ आने से लगभग फॉरेस्ट रोक सकते हैं, उनमें इतनी कैपेसिटी होती है, क्योंकि ये वाटर के फ्लो को रिड्यूस कर देते हैं, सॉइल को एरोड होने से बचाते हैं। अगर आपको किसी पर्टिकुलर एरिया में सॉइल इरोजन नहीं होने देना है, तो आप वहाँ पर क्या लगा दें, बहुत सारे ट्रीज लगा दें, सॉइल इरोजन रुक जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, फॉरेस्ट हेल्प करते हैं सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में बाय प्रोवाइडिंग ह्यूमस। अब देखो यहाँ पर अगर फॉरेस्ट होंगे तो क्या होगा, इनकी जो लीव्स वगैरह होंगी वो यहीं पर फॉल होंगी, और यहाँ पर अगर लीव्स फॉल होंगी तो वो सॉइल में ह्यूमस देने का काम करेगी। तो सॉइल की फर्टिलिटी को भी फॉरेस्ट बढ़ाते हैं बाय प्रोवाइडिंग ह्यूमस। फॉरेस्ट हेल्प करते हैं वाटर वेपर को बढ़ाने में। ठीक है, एटमॉस्फेयर में फॉरेस्ट का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है किसको बढ़ाने में, वाटर वेपर को बढ़ाने में, और क्लाउड फॉर्मेशन में और रेनफॉल में। तो डायरेक्टली फॉरेस्ट का रिलेशन होता है किससे, रेनफॉल से। फॉरेस्ट इंक्रीज करते हैं किसको, वाटर वेपर को, किस में, एटमॉस्फेयर में। क्लाउड फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, और फिर अल्टीमेटली हमें क्या दे देते हैं, बारिश। बेटा अब हम कंजर्वेशन को पढ़ेंगे। कंजर्वेशन इज़ द मोस्ट नीडेड थिंग नाउ, क्योंकि फॉरेस्ट जिस तरीके से डिसअपियर हो रहे हैं ना, अगर ऐसा ही होता रहा तो हमारा ये लाइफ इम्पॉसिबल हो जाएगी। तो भाई वर्ल्ड लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन की बात करती हैं। ठीक है, ऐसी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी ब्राज़ील में, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, अर्थ समिट। और उसके बाद कंटिन्यू ऐसे समिट्स होते रहे हैं। अगर इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि वो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को सेव करे, तो उसे बहुत सारे इनिशिएटिव लेने पड़े हैं और आगे भी लेने पड़ेंगे। तो उन इनिशिएटिव्स में सबसे बड़ा इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट ने लिया है वो है प्रोटेक्टेड जोन्स बना देना। तो नेशनल पार्क्स के फॉर्म में, सेंचुरीज के फॉर्म में, बायोस्फीयर रिजर्व्स के फॉर्म में हमारी सरकार ने, हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारे एरिया को प्रोटेक्ट कर दिया है, जहाँ पर ना ही तो पेड़ काटने की परमिशन है, ना ही फॉरेस्ट कवर को क्लियर करने की परमिशन है। बिल्कुल प्रोहिबिटेड होता है वहाँ पर पेड़ों को काटना, फॉरेस्ट एरिया को क्लीन करना, कुछ भी संभव नहीं है इन एरियाज में। कहाँ पर, नेशनल पार्क में, सेंचुरीज में, बायोस्फीयर रिजर्व्स में। इन रीजन्स में ये सारी जो कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, फेलिंग ऑफ ट्रीज, क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट जैसी एक्टिविटीज़ हैं, ये रेस्ट्रिक्टेड हैं। पहले अब हम सेंचुरी को पढ़ेंगे। सेंचुरी एक प्रोटेक्टेड एरिया होती है जहाँ पर वाइल्ड लाइफ रह सकती है अपनी नेचुरल सराउंडिंग में। हंटिंग, एंट्री विथ वेपन, लाइटनिंग, अ फायर, ऐसी चीज़ों के साथ आप इस फॉरेस्ट एरिया में, इस सेंचुरी में एंटर ही नहीं हो सकते। आप किसी वेपन को नहीं ले जा सकते, आप आग नहीं जला सकते, आप ऐसे किसी इंजीरियस सब्सटेंस को यूज़ नहीं कर सकते जो वाइल्ड लाइफ के लिए हार्मफुल हो। ये सारी चीज़ें वहाँ पर प्रोहिबिट होती हैं। ना ही तो आप हंटिंग कर सकते हो, ना ही वहाँ हथियार के साथ जा सकते हो, ना ही तो वहाँ आग जला सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते जो हमारी वाइल्ड लाइफ के लिए थोड़ा सा हार्मफुल हो जाए। ये सारी चीज़ें वहाँ पर प्रोहिबिटेड है। जबकि फिशिंग और ग्रेजिंग लाइफ स्टॉक की अलाउ हो सकती है, वो भी कंट्रोल्ड बेसिस पे। ठीक है, वहाँ पर हम फिशिंग कर सकते हैं, लाइव स्टॉक ग्रेजिंग हो सकती है, मतलब वहाँ पर आपके गाय, बैल, भैंस, बकरी और भी जो भी गोट वगैरह है, आप उनको लेके जा सकते हो, वो वहाँ पर ग्रेजिंग कर सकते हैं, पर वो भी कंट्रोल्ड बेसिस पे। परमिशन लेनी पड़ती है इस एरिया में एंटर करने के लिए। ठीक है, या आप किसी सेंचुरी के अंदर रहना चाहते हो या अपने लाइफ स्टॉक के साथ अंदर जाना चाहते हो, तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। और ये कौन देता है, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन। ठीक है,
अगर आपको फोटोग्राफी करनी है, कोई साइंटिफिक रिसर्च करनी है, कोई टूरिज्म पर्पस के लिए जाना है, तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। तो आप किस किस पर्पस से यहाँ रह सकते हैं? फोटोग्राफी, साइंटिफिक रिसर्च, टूरिज्म, और इसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ठीक है, समझ में आया? सेंचुरी क्या होता है? अगर मैम पूछेगी तो क्या बोलेंगे आप? सेंचुरी वो प्रोटेक्टेड एरिया है जहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स रह सकते हैं अपनी नेचुरल सराउंडिंग में। अब हम नेशनल पार्क को डिस्कस करेंगे। तो नेशनल पार्क सेंचुरी के जैसा ही होता है, बस यहाँ पे कैटल ग्रेजिंग नहीं हो पाती। तो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सेंचुरी एंड नेशनल पार्क इज दैट इन सेंचुरीज grazing, cattle grazing is allowed, but in national park cattle grazing is prohibited. इसके अलावा आप किसी भी तरीके से एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, रिमूव नहीं कर सकते किसी भी वाइल्ड लाइफ को इस पर्टिकुलर एरिया से, उसके हैबिटेट से। ठीक है, ये कंप्लीटली प्रोहिबिट होता है नेशनल पार्क में। और बेटा किसी भी तरीके से ना ही तो आप किसी वाइल्ड लाइफ को एक्सप्लॉइट कर सकते हो, ना ही तो उस एरिया से उसे रिमूव कर सकते हो। ठीक है, ना ही तो उसके हैबिटेट में कोई छेड़छाड़ कर सकते हो। ठीक है, ये कम्प्लीटली प्रोहिबिट होता है नेशनल पार्क में। तो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अगर डिफरेंस लिखने को आएगा तो क्या बोलोगे कि वहाँ पर कैटल ग्रेजिंग अलाउड है, ठीक है, पर नेशनल पार्क में कैटल ग्रेजिंग प्रोहिबिट है। इसके अलावा यहाँ पर किसी भी तरीके से हम वाइल्ड लाइफ को ना ही तो एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, ना ही तो रिमूव कर सकते हैं, ना ही तो उसके हैबिटेट में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये कम्प्लीटली प्रोहिबिट होता है नेशनल पार्क में। बेटा अब हम पढ़ेंगे बायोस्फीयर रिजर्व्स को। तो बायोस्फीयर रिजर्व्स में सिर्फ एनिमल लाइफ को ही प्रोटेक्ट नहीं किया जाता है बेटा, यहाँ पर ह्यूमन लाइफ, हमारी कुछ स्पेशल ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं जो किसी स्पेशल पॉकेट्स में, कुछ पॉकेट्स में ही इंडिया के अवेलेबल हैं, उन्हें भी कंजर्व किया जाता है बायोस्फीयर रिजर्व्स में। ठीक है, ये प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं जिन्हें सेटअप किया गया है जेनेटिक डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने के लिए। यहाँ पर रिसर्च को प्रमोट किया जाता है। कौन सी रिसर्च को बेटा? जो इकोलॉजिकल कंजर्वेशन पे हो। इवन यहाँ पर ट्रेनिंग को भी फैसिलिटेट किया जाता है जो बायोस्फीयर के अवेयरनेस को क्रिएट करती हो। ठीक है, ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है जिससे व्यक्ति अवेयर हो जाए अबाउट द बायोस्फीयर। अगर हम करंट स्टेटस की बात करें तो लगभग 514 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, 100 नेशनल पार्क्स हैं इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अच्छा बेटा, ये जो डेटा है ये भी ओल्ड है। आप गूगल पे सर्च करके करंट डेटा निकालेंगे तो नेशनल पार्क्स भी बढ़ चुके हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बढ़ चुकी है। ठीक है, तो अभी आप गूगल से सर्च करके एग्जैक्ट डेटा, जो करंट डेटा है वो ले लें। नाउ एफर्ट्स टुवर्ड्स एफॉरेस्टेशन। बेटा जब हम ट्रीज को कट करते हैं तो उसे डिफॉरेस्टेशन कहते हैं, और जब हम पेड़ों को लगाते हैं तो उसे एफॉरेस्टेशन कहते हैं। ठीक है, बात ट्री प्लांटिंग सेरेमनी हम हमारी कंट्री में सेलिब्रेट करते हैं, वन महोत्सव। ठीक है, जिसे कहते हैं, ये इंडिया में स्टार्ट हुआ टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस। देखो हमारी कंट्री में अगर हमें इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करके रखना है तो हमें ट्री को प्लांट करना पड़ेगा, और उसके लिए हम हमारी कंट्री में एक सेरेमनी को सेलिब्रेट करते हैं। एक सेरेमनी है जिसका नाम है वन महोत्सव। ठीक है, और अगर हमें ओजोन लेयर को डिप्लीट होने से रोकना है, ओजोन लेयर जो हमें अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट करती है, अगर हमें उसे डिप्लीशन से बचाना है तो भी हमें एफॉरेस्टेशन करना पड़ेगा। फॉलोइंग एक्टिविटीज़ को किया जाता है एट द टाइम ऑफ वन महोत्सव। ट्रीज को प्लांट किया जाता है जिससे जो फॉरेस्ट एरिया है वो बढ़ जाए। फॉरेस्ट कवर को बढ़ाने के लिए ट्रीज को प्लांट किया जाता है। उन ट्रीज को केयर दी जाती है जो ऑलरेडी प्लांटेड है। हम प्रोटेक्शन देते हैं ट्रीज को इंसेक्ट से, पेस्ट से। कई बार हम लोग देखते हैं कि हमारे इंसेक्ट और पेस्ट हमारे ट्रीज को, जिनको हमने लगाया है, उन्हें ख़त्म करने की कोशिश करते रहते हैं, तो हम उससे प्रोटेक्शन देते हैं हमारे ट्रीज को। फिर हम ट्रीज को प्लांट करने की कोशिश करते हैं हिल स्लोप्स पे, ठीक है, वेस्टलैंड पे, जिससे वो वेस्टलैंड किसी ना किसी यूज़ में आ सकें, हिल स्लोप्स पे लैंडस्लाइड्स रुक सकें। इंसेक्ट और पेस्ट हमारे ट्री को नुकसान पहुंचाते हैं, उससे भी हम ट्रीज को बचाते हैं। हम हिल स्लोप्स पे ट्रीज को प्लांट करते हैं सो दैट जो क्या होती है लैंडस्लाइड होती है वो ना हो, वेस्टलैंड किसी यूज़ में आ जाए।
हम इलीगल फेलिंग ऑफ ट्रीज़ को रोकते हैं, कई बार हम लोग को पता ही नहीं चलता है और कुछ बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन अपने छोटे छोटे फ़ायदे के लिए पेड़ों को कट करते हैं, तो ऐसे इलीगल कटिंग को हम रोकेंगे। हम सैपलिंग्स को फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि भाई कोई भी व्यक्ति उन्हें ले और प्रॉपर जगह पर प्लेस कर दे। नेशनल पार्क्स इन इंडिया, इंडिया के जो नेशनल पार्क्स हैं वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं कंट्री के फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने में, संरक्षित करने में। कुछ वेल नोन नेशनल पार्क को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला है कांजीरंगा नेशनल पार्क, ये असम में है और ये वन हॉर्न राइनासोरस को प्रोटेक्शन देता है। तो कांजीरंगा नेशनल पार्क, पहली बात तो याद रखना किस स्टेट में है, तो असम में है। ये किस एनिमल को प्रोटेक्शन दे रहा है, तो वन हॉर्न राइनासोरस को। सेकेंड है रणथंबोर नेशनल पार्क, ये कहाँ पर लोकेटेड है बेटा, सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में, कहाँ के, राजस्थान के। यहाँ जो हम प्रोटेक्शन दे रहे हैं वो किसको दे रहे हैं, टाइगर को, ठीक है। रणथंबोर नेशनल पार्क, जब भी आपके दिमाग में आए आपको टाइगर याद आना चाहिए, वन हॉर्न राइनोसोरस याद आना चाहिए इन केस ऑफ कांजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है। तो हमारा कांजीरंगा कहाँ पर है, असम में है। रणथंबोर कहाँ पर है, राजस्थान में, ठीक है। एंड दिस पार्क इज डॉटेड विथ banyan ट्री, धोक, मैंगो ट्रीज और एंड ऑल्सो हैज़ एवरग्रीन बेल्ट। यहाँ पर एवरग्रीन बेल्ट भी है, मतलब बहुत सारे जो ट्रीज हैं वो अपनी पत्तियों को एक साथ में शेयर नहीं करते। ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है टाइगर प्रोटेक्शन में। हमारी कंट्री में जितने भी टाइगर को हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं उसमें मेजर रोल होता है किसका, रणथंबोर नेशनल पार्क। सुंदरबन नेशनल पार्क, ये वेस्ट बंगाल में है, ये मेजर टाइगर रिजर्व है। तो सुंदरबन नेशनल पार्क किस स्टेट में है, वेस्ट बंगाल में, किसके लिए, टाइगर प्रिजर्वेशन के लिए। फिर बांधव नेशनल पार्क, ये हमारे मध्य प्रदेश में है। बांधव नेशनल पार्क कहाँ पर है बेटा, मध्य प्रदेश में, और ये भी सेफ हेवन है टाइगर्स के लिए। तो अभी हमने 3 टाइगर्स के लिए पढ़ लिया, सुंदरबन, रणथंबोर और बांधवगढ़। कान्हा नेशनल पार्क अगेन इन मध्य प्रदेश, कान्हा नेशनल पार्क भी कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। ये वेल मेंटेन्ड पार्क है। वो आप लोगों ने जंगल बुक देखी होगी ना, जंगल जंगल बात चली है पता चला है, मोगली वाला। ऐसा कहते हैं कि वो कान्हा नेशनल पार्क से ही इंस्पायर था और इसी कान्हा नेशनल पार्क से इंस्पिरेशन मिली थी रुडयार्ड किपलिंग को। कौन है रुडयार्ड किपलिंग, द जंगल बुक के राइटर। जंगल बुक किसने लिखी है, रुडयार्ड किपलिंग ने, ठीक है बात। और उन्हें इंस्पिरेशन कहाँ से मिली है, कान्हा नेशनल पार्क से। देन कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये फुट हिल्स में लोकेटेड है। कहाँ के फुट हिल्स, हिमालय के फुट हिल्स में। ये अपनी नेचुरल सीनिक ब्यूटी के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है और ये फर्स्ट नेशनल पार्क है अंग्रेजों के ज़माने में बना हुआ, ठीक है। इसका नाम जिम कॉर्बेट के नाम पे रखा गया है। एक फेमस हंटर टर्न्ड कंजर्वेशनिस्ट थे। कंजर्वेशन होता है ना, कंजर्वेशनिस्ट थे, हंटर टर्न्ड कंजर्वेशनिस्ट, जिम कॉर्बेट के नाम पे कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम रखा गया है। ये भी एक टाइगर रिजर्व है। यहाँ पे 1 मार्क क्वेश्चन बनता है, कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम किसके नाम पे रखा गया है, तो जिम कॉर्बेट के नाम पे। जिम कॉर्बेट कौन थे, हंटर टर्न्ड कंजर्वेशनिस्ट। यहाँ पर किस एनिमल को प्रोटेक्शन दी गई है, ये किस एनिमल के नाम से जाना जाता है, तो वो टाइगर के नाम से। नौगिर नेशनल पार्क, ये गुजरात में है, ये एशियाटिक लॉयन के लिए फेमस है। अगर आज आपको नेशनल पार्क देखना है जिसमें एशियाटिक लॉयन मिले तो वो कौन सा नेशनल पार्क है, गिर नेशनल पार्क, जिसके ब्रांड एम्बेसडर खुद कौन है, अमिताभ बच्चन। तो पेरियार नेशनल पार्क, ये केरला में लोकेटेड है। यहाँ पर एलिफेंट और टाइगर दोनों को रिजर्व करके रखा गया है। जो पेरियार नेशनल पार्क इट्स डॉटेड फॉर बोथ एलिफेंट एंड टाइगर रिजर्व। क्योलारियो घाना नेशनल पार्क, ये कहाँ पर लोकेटेड है, भरतपुर राजस्थान में, ठीक है। वॉज फॉर्मली नोन एज भरतपुर बर्ड सेंचुरी, पहले इसे भरतपुर बर्ड सेंचुरी के नाम से जाना जाता था, अब इसका नाम रख दिया है क्योलाडियो घाना नेशनल पार्क। अब हम ऐसे ही पढ़ेंगे हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को। नाउ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ इंडिया, डिफरेंट वैरायटीज हैं हमारे यहाँ, हमारी कंट्री में एनिमल्स की, प्लांट की, ठीक है, जो इंडिया की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में हमें देखने को मिलती है। देयर आर डिफरेंट वैरायटीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स लाइफ फाउंड इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन इंडिया। कुछ एग्जाम्पल्स अब हम देखेंगे। पहले हम लोग देखेंगे कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को। ये ग्रेट रन ऑफ कच्छ में सिचुएटेड है, कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। ये जो सेंचुरी है ये ट्रू सलाइन डेजर्ट
इनकम्पास करती है। यहाँ पर फ्लामिंगो जो बर्ड्स हैं वो नेस्ट भी करती हैं, ब्रीड भी करती हैं इसी फ्लामिंगो सिटी में। यहाँ पर बहुत सारी रेसिडेंट बर्ड भी आती हैं, माइग्रेटरी बर्ड भी आती हैं, जैसे रैप्टर, हॉबरा, बस्टर्ड। अब हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो यहाँ पर लार्ज एरिया है लिटिल रन ऑफ कच्छ का एंड नियर बाय डिस्ट्रिक्ट। देखो, थोड़ा सा एरिया अपने रन ऑफ कच्छ का है, आसपास के डिस्ट्रिक्ट का एरिया भी है, ठीक है कहाँ पर, गुजरात में। ये वाइल्ड लाइफ की पॉपुलेशन के लिए बहुत फेमस है। चलो, अन्नामलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो ये वेस्टर्न घाट्स तमिलनाडु में सिचुएटेड है। ऑल्सो कॉल्ड इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, इसे इंदिरा गांधी नेशनल पार्क भी बोलते हैं। इंडिया नहीं आएगा बेटा यहाँ पर, क्या है, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क। ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये बहुत ब्यूटीफुल नेचुरल प्रिजर्व है, मतलब हम बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के भी बहुत सुंदर है। इसमें गौर, पैंथर, एलिफेंट, स्लॉथ, बियर एक्सेट्रा रहते हैं। बर्ड्स रहती हैं जैसे रॉकेट टेल ड्रैगन, रेड ट्री पाइन मिल जाएंगे, विस्कर्ड बुलबुल मिल जाएगी, स्पॉटेड डव यहाँ पर मिलेगा, ब्लैक हेडेड ऑरियल यहाँ पर मिलेगा, पीजन, ठीक है। जो अमरावती रिजर्वायर है वहाँ पर हमें बहुत नंबर में क्रोकोडाइल मिल जाएंगे। इसके बाद चिलिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये उड़ीसा में है। यहाँ पर बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड आते हैं, लोकल बर्ड भी रहते हैं जैसे फ्लामिंगो, बार हेडेड घूस, स्पॉटेड बिल्ड पेलिकन, स्पून बिल, वाइट बेल्ड ईयर ईगल, ब्राह्मणी काइट, ओपन बिल्ड स्टोड, आइबिस, किंग्स फिशर, हेरोन, एगेट, गोल्ड टर्न एक्सेट्रा। सोनाई रुपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये असम में है, बहुत बड़ा एरिया कवर करती है हिमालयन फुटहिल का। यहाँ पर इंडियन बीसन और एलिफेंट, आपको इंडियन बीसन और एलिफेंट देखने को मिल जाएंगे। बर्ड की भी बहुत सारी वैरायटी है जैसे हॉर्नबिल, पेलिकन, ये भी मिलेंगी। फिर आएगा भीमबंध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये बिहार में है। ये अपनी वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत फेमस है और यहाँ पर हॉट वाटर स्प्रिंग भी है। ज़मीन के अंदर से जब अपने आप गर्म पानी निकलने लगे उसे क्या कहते हैं, हॉट वाटर स्प्रिंग। ये होम है 100 स्पीशीज ऑफ रेसिडेंट बर्ड जो यहाँ पर रहती हैं पूरा साल। नंबर विंटर्स में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। यहाँ उस टाइम में बहुत सारी बर्ड्स यहाँ पर आती हैं सेंट्रल एशियन रीजन से। नाउ बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया, इंडियन बायोस्फीयर रिजर्व्स बहुत बड़े एरिया होते हैं जहाँ पर नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड किया जाता है और कई बार तो इनमें 1 से 2 नेशनल पार्क भी होते हैं, रिजर्व्स भी होते हैं। कुछ इकोनॉमिक यूजेस के लिए ओपन भी होते हैं कि भाई वहाँ जाके आप कुछ ना कुछ इकोनॉमिकली अपनी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। ये जो रिजर्व है यहाँ पर प्रोटेक्शन दी जाती है सिर्फ फ्लोरा और फोना को ही नहीं बेटा, मैंने पहले भी बताया हमारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ को भी यहाँ पर प्रोटेक्शन दी जाती है। जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उन्हें भी इस तरीके से हेल्प किया जाता है कि वो अपनी लाइफ को स्मूथली रन कर पाएँ। बायोस्फीयर रिजर्व डिवाइड होता है 3 जोन में और इन तीनों का स्पेसिफिक रोल होता है। पहले हम कोर जोन की बात करें तो कोर जोन लीगली प्रोटेक्टेड जोन होता है जहाँ पर लैंड वाटर को बिल्कुल भी ह्यूमन डिस्टर्ब नहीं कर सकता। ह्यूमन की कोई एक्टिविटी वहाँ ज़मीन और पानी को डिस्टर्ब नहीं कर सकती। जो मेन फंक्शन होता है इस जोन का, कोर जोन का, वो ये होता है कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करे और साइंटिफिक रिसर्च को अलाउ करे बट विदाउट एडवर्सली अफेक्टिंग द वाइल्ड लाइफ इन दिस जोन। इस जोन में वाइल्ड लाइफ को इफेक्ट किए बिना अगर आप कोई साइंटिफिक रिसर्च करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट जोन है इसे हमने क्या नाम दिया है, कोर जोन। सेकंड जोन होता है बफर जोन, ठीक है। बफर जोन में क्या होता है बेटा, ये कोर एरिया को, जैसे ये कोर एरिया है तो कोर एरिया को सराउंड करता है बेटा बफर जोन, जहाँ पर एक्टिविटीज़ जैसे एनवायरमेंटल रिसर्च, रिक्रिएशन को अलाउ किया जाता है पर सिर्फ उस तरीके से कि वाइल्ड लाइफ को वो भी इम्पैक्ट ना करे। पहला जोन कोर जोन होता है, दूसरा बफर जोन है। बफर जोन में एनवायरमेंटल रिसर्च को प्रोटेक्ट किया जाता है, एनवायरमेंटल रिसर्च एक्टिविटीज़ को अलाउ किया जाता है, रिक्रिएशन को अलाउ किया जाता है पर सिर्फ इस तरीके से कि वो वाइल्ड लाइफ को इम्पैक्ट ना डाले। सो दे आर अलाउइंग समथिंग बट it is necessary that any of the activity will not disturb the wildlife. ट्रांजिशन जोन तो पहला हो गया आपका कोर जोन, दूसरा हो गया आपका बफर जोन। ये क्वेश्चन ज़रूर बन सकता है, मुझे ऐसा लगता है। थर्ड है आपका ट्रांजिशन जोन, तो इसको अच्छे से लर्न कर लेना बेटा। ट्रांजिशन जोन वो एरिया होता है जहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे फार्मिंग, ग्रेजिंग ये अलाउड होती है।
ठीक है, पर कौन कर सकते हैं? सिर्फ इंडिजिनस पीपल जिन्हें परमिट किया गया हो, हम और आप नहीं कर सकते। कुछ इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व है तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो वेस्टर्न घाट्स में लोकेटेड है, नीलगिरी हिल्स में, साउथ इंडिया में। गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व, ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में लोकेटेड है, ठीक है, फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ लक्काद्वीप सी। देन सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व, ये वेस्ट बंगाल में है, नंदा देवी उत्तराखंड में है। नॉकरेक बायोस्फीयर रिजर्व गैरो हिल्स में है, मेघालय में। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व सतपुड़ा रेंज मध्य प्रदेश में है। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व उड़ीसा में है। चिनकमर अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में है। ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व निकोबार आइलैंड में है। So student, I'm ending this video here. Only if you have any doubt, any problem, to write in comment section.